Hello friends, welcome to Brainiacs once again. टर्म वन के एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं एनी टाइम आप लोगों के पास। वैसे तो डेट्स आ चुकी हैं एग्जामिनेशन की। स्टार्टिंग डेट 26 अप्रैल। तो मैं समझता हूँ अब वार्मिंग अप तो ख़त्म हो चुकी होगी और आप लोग जो है दोबारा से जुट चुके होंगे एग्ज़ाम्स की तैयारी में। और यूजुअली ऐसा होता है कि जब डेट आ जाती है तो थोड़ा सीरियसनेस बढ़ जाती है, राइट। और जैसे कि हमने नेशनल इनकम जो टर्म टू का टॉपिक है इसके वीडियोस अब शुरू किए हुए हैं और इसी में आज हम तीसरा मेथड जो है लेके आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और तीसरा मेथड जो है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम का वो है वैल्यू एडेड मेथड। इससे पहले हमने दो मेथड्स किए हैं, इनकम मेथड और फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड, जो कि आई बिलीव आपने उनके वीडियोस देख लिए होंगे। और आज हम तीसरा मेथड करते हैं जिससे कि हमारे ये तीनों मेथड्स जो हैं पूरे हो जाएंगे। अब वैल्यू एडेड मेथड जो है हम कहते हैं कि ये एक तरीके से वैल्यू एडिशन के ऊपर बेस्ड है, प्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो हम ये कहते हैं कि इट मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। क्योंकि वैल्यू एडिशन के ऊपर बेस्ड है तो हम प्रोडक्ट मेथड या नेट आउटपुट मेथड भी इसको कहते हैं। और यूजुअली जो वैल्यू एडिशन है वो इस चीज़ के ऊपर ही बेस्ड है कि जो हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट है और हमारी इंटरमीडिएट कंजम्पशन का जो डिफरेंस होता है उसको हम वैल्यू एडेड कहते हैं, राइट। अब पहले हम इसके कंपोनेंट्स को स्टडी कर लेते हैं, राइट। अब कंपोनेंट्स जो है उसमें पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा, यानी इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो यानी सबसे पहले आपको जो है वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए हम नेट सेल्स हमें मालूम होनी चाहिए। फॉर्मूला आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। अब सेल्स कह लें या नेट सेल्स कह लें, नेट सेल्स कहेंगे तो हमें सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स करना होगा, बट फॉर द टाइम बीइंग हम उसको सेल्स मान लेते हैं, प्लस चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक वंस अगेन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यानी एज अ फर्स्ट स्टेप इन कैलकुलेटिंग वैल्यू एडेड यानी नेशनल इनकम बाय यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड, आपको सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करना है। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला गिवन है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक अगर हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है चेंज इन स्टॉक गिवन हो, वहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक करके गिवन हो सकता है। तो फिर हम चेंज इन स्टॉक को कैलकुलेट कर लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और फिर जो आंसर आएगा उसको हम सेल्स में ऐड कर देंगे एंड सो यू विल गेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। यानी हम ये कह सकते हैं द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर आंसर इज कंप्लीट, कि आधा आप एक तरीके से आपने निकाल लिया। उसके बाद आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन या तो क्वेश्चन में गिवन होगी या आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन होती क्या है, तो हमने कहा इट रेफर्स टू वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल दैट इज यूज्ड इन द प्रोसेस। तो जो हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला था उसमें से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
तो जिससे कि आपको वैल्यू एडेड मिल जाएगा। तो वंस अगेन द फॉर्मूला इज देयर ऑन योर स्क्रीन, वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, एंड देन फाइनली वैल्यू एडेड, जिसको हम वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं, राइट। तो आई बिलीव ये चीज़ आपको बहुत आराम से अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में ले जाते हैं समझने के लिए कि वैल्यू एडेड क्या है, और उस चीज़ को आप देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक टेबल है, इसमें हमने 4 कॉलम्स दिए हैं, प्रोड्यूसर, वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन और वैल्यू एडेड। अब आप इसको ऐसे समझिए कि ये किसान है। अब किसान लेट्स से वीट ग्रो कर रहा है, और तो उसकी जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है लेट्स से वो 500 रुपीज़ है। हम सारा को रुपीज़ में अज्यूम करके चल रहे हैं। अब इसमें उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो उसका खर्चा आया लेट्स से वो 300 रुपये था। तो उसके रॉ मटेरियल पे उसने जो भी वैल्यू एडिशन किया उस पर वो अपनी सेल कर रहा है 500 रुपीज़ में। तो यानी उसने 200 रुपये की वैल्यू एडिशन किया। अब उसके बाद लेट्स से वो उसका जो वीट है वो फ्लावर मिल ओनर ने परचेस कर लिया। अब उसने कुछ, ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ आउटपुट 500 है तो फ्लावर मिल ओनर को वो 500 रुपये में मिला। अब उसने अपने कुछ वैल्यू एडिशन की और फाइनली उसने उसको 700 रुपीज़ में सेल कर दिया एक बेकर को, ठीक है जी। अब यानी वंस अगेन उसने 200 रुपये का वैल्यू एडिशन और किया। अब जो बेकर है उसने उससे वीट बनाई, ब्रेड बनाई, या हम ये कह सकते हैं केक बनाया, जो भी उसने उसका इस्तेमाल किया, और फाइनली उसने उस पर वैल्यू एडिशन करके अपनी आइटम को एक ग्रोसर को 1000 रुपीज़ में सेल कर दिया। यानी वैल्यू एडिशन कितना हुआ 300 रुपीज़ का, यानी 1000 माइनस 700। अब फाइनली वो ग्रोसर के पास आ गया। अब ग्रोसर ने अब उसके अपने खर्चे हैं, सब कुछ कर करा के जब उसने उसको फाइनली सेल किया उसने 1500 रुपीज़ का सेल किया। तो यानी उसने उसमें वैल्यू ऐड की 500 रुपीज़। तो अब अगर हम फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर हम इन सारों को ऐड कर दें तो हमारे को नज़र आ रही है 3700, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम सबकी ऐड कर लें तो वो आ गई हमारे पास 2500। अब या तो हम अपनी फाइनल वैल्यू को जो कि 3700 है उसको फाइनल इंटरमीडिएट कंजम्पशन से माइनस कर दें तो हमें 1200 आ गया, या फिर हम हर एंड पे जितनी जितनी वैल्यू एडिशन हुई थी, जैसे फार्मर ने 200 रुपये की, फ्लावर मिल वाले ने 200 रुपये किया, देन बेकर ने 300 रुपये किया, और फाइनली ग्रोसर ने 500 किया, इन सब को हम ऐड कर देंगे तो भी हमारे पास 1200 रुपये आ जाता है। और ये चीज़ हमने क्लियरली ऊपर आपकी स्क्रीन पे जो इमेज है और एरो से भी दिखाया है कि व्हाट इज़ दी प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है ना, कैसे एक फार्मर से ग्रोसर तक पहुंच गया। तो दैट इज़ एक्चुअली व्हाट इज़ मेंट बाय वैल्यू एडिशन, कि कैसे कैसे वैल्यू ऐड हो रही थी और फाइनली हमें अपना आउटपुट मिला, या टोटल वैल्यू एडेड हमें मिल गई हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट से, राइट। अब थोड़ा सा कुछ बातें जो मेन ध्यान रखने की हैं इसमें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वैल्यू एडेड की। अब आप जानते हैं कि भाई एक इकॉनमी के अंदर जो है अलग अलग सेक्टर्स के अंदर डिवाइडेड होती है, और वो सेक्टर्स क्या हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। अब जो ये वैल्यू एडेड है, क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे नेशनल इनकम के बारे में तो हमने कहा कि नेशनल इनकम तो जो है NNP/FC होता है, तो ये वैल्यू एडेड का और NNP/FC का क्या रिलेशन है, इस बात को समझना, जिसके लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जो वैल्यू एडेड है हम उसको ही ग्रॉस वैल्यू एडेड कह सकते हैं। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द एंटरप्राइजेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अब विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब प्राइमरी सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर की और टर्शरी सेक्टर की। अगर हम इन तीनों की अलग अलग सपोज हमें दी हुई है
तो जो हम वैल्यू एडेड हमारे पास आई, हम उसको ग्रॉस वैल्यू एडेड कह सकते हैं। अब अगर हम इन तीनों सेक्टर्स की ग्रॉस वैल्यू एडेड को ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है जीडीपी एट एमपी। देखिए ये चीज़ आपको यहाँ पे भी हमने आपको बताई हुई है कि जीडीपी एमपी इज द सम ऑफ जीवीए एट एमपी, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, gross value added at market price of the secondary sector, and finally gross value added at market price यानी GVA at MP of the tertiary sector। इन तीनों सेक्टर्स की GVA at MP को आप ऐड कर देंगे तो यू विल फाइनली गेट GDP at MP। और GDP at MP को NNP at FC कैसे बनाना है ये तो आप पिछले वीडियोस में देख ही चुके हैं, अगर भूल गए हो तो एक बार और देख लीजिएगा, इट विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम, राइट। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं जस्ट टू गिव यू अ बेटर व्यू, अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक एग्जाम्पल नज़र आ रहा है जिसमें आपको नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। और जैसा कि हमने कहा कि क्वेश्चन से ज़्यादा अपने उस फॉर्मूले पे कॉन्फिडेंस रखिए, उसको याद रखिए, और उस फाइनली उन चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए आपको जो जो आइटम्स चाहिए या जिस तरह की ट्रांजैक्शन चाहिए उनको सर्च करिए। कि जैसे हमने कहा कि सबसे पहली स्टेप है आपके लिए कि आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक है। तो अब आप इस क्वेश्चन के अंदर देखिए कि आपको सेल्स कितनी दी हुई है, 800 दिया हुआ है। क्या चेंज इन स्टॉक दिया है? नहीं, लेकिन आपको चेंज इन स्टॉक निकालने का, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे इसमें कि जैसे क्लोजिंग स्टॉक आपको 20 दिया है, ओपनिंग स्टॉक 50 दिया है, तो अगर आप 20 माइनस 50 करेंगे तो यू विल गेट माइनस 30। तो यानी 800 माइनस 30 अगर आप कर देंगे तो यू विल गेट 770। अब आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। अब अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको मिल गया है तो अब आपको क्या करना है, आपको वैल्यू एडेड निकालना है। और जिसके लिए हमने कहा कि भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब उसमें क्योंकि और हमारा जो वैल्यू एडेड है उसको हम पिछली स्क्रीन पे पहले ही देख चुके हैं कि उसको हम GVA एट MP कहते हैं, या और क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स का यहाँ गिवन नहीं है तो उसी को हम GDP एट MP भी मान लेंगे। और यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी इंटरमीडिएट परचेजेस आपको 500 गिवन है, तो यानी वी आर रेडी विद द आंसर एज 270 lakhs। लेकिन ये तो अभी आया GVA एट MP, निकालना है NVA एट FC। तो यानी आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई हमने पिछली वीडियोस में ये दिखाया है कि ग्रॉस को नेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फिर बता देते हैं कि आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब अगर आप इस जो हमें दिए हुए हैं फिगर्स क्वेश्चन में तो आपको दिखेगा कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया हुआ, तो यानी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट करने का, जो कि होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, राइट। तो अब क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स तो गिवन नहीं है लेकिन सब्सिडी गिवन है, तो आप देखिए फॉर्मूले में हमने क्या किया, GVA एट MP 270 जो पहले कैलकुलेट किया था, डिप्रिसिएशन का अमाउंट गिवन है यस 30, और फिर माइनस indirect tax minus subsidy यानी 0 minus 40। So finally we have 270 minus 30 plus 40 यानी 280 lakhs, right? So इसको अच्छे से स्टडी करिए, समझिए। आई बिलीव आपको एग्जाम्पल 1 समझ आ गया होगा। फिर भी चलिए एक और करके देखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम इसको डिफरेंट कर देते हैं जिससे कि बेटर।
अब यहाँ पे आप देखो यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड दिया है, प्राइस पर यूनिट और इस तरह से कुछ आइटम्स दी हैं, लेकिन आप देखिए सेल्स नहीं गिवन। अब सेल्स गिवन नहीं है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा? तो आप देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे तो जो आपकी आइटम 1 और 2 है, तो उसमें पहले में यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड दिया है, यानी सोल्ड क्वांटिटी दी है, और प्राइस पर यूनिट दिया है। तो यानी अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें हमारी सेल्स मिल जाएंगी, राइट? तो वंस अगेन वी कैन गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हमने कहा 1000 इंटू 30, 30,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और 3000 माइनस 2000, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में 3000 दिया है, 2000 ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो वी गेट द आंसर एज 31,000। तो यानी वंस अगेन आधा क्वेश्चन तो हमारा हो गया, बहुत आसान था। अब हम आ जाते हैं अपने वैल्यू एडेड यानी GVA एट MP पे, और GVA एट MP हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट होगा, तो वो तो हमें डायरेक्ट गिवन है, तो कोई चिंता की बात है ही नहीं। 31,000 माइनस 12,000 एंड वी अराइव एट GVA एट MP एट 19,000। अब पिछले क्वेश्चन में तो नेट वैल्यू एडेड था, यहाँ पे तो और आसान हो गया कि ग्रॉस वैल्यू एडेड ही है, लेकिन एक चेंज है कि हमें मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें क्या करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना पड़ेगा। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो क्या यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स दिख रहा है? हाँ जी, GST हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। सब्सिडीज दिख रही हैं? नहीं जी, सब्सिडीज नहीं दिख रही। अब सब्सिडीज नहीं दिख रही तो यानी हम उसको जीरो ले लेंगे, तो यानी 19,000 माइनस 6,000, 13,000 इज द आंसर, राइट? सो आई बिलीव आपको ये एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए, और आई विल इसके बाद हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस को करने के लिए, और प्रिकॉशंस थ्योरेटिकल, क्योंकि अब जो टर्म 2 है उसमें थ्योरी भी पूछी जा सकती है, तो आपको जो है उसके लिए भी तैयार रहना है। तो अब इन प्रिकॉशंस में आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? तो पहली प्रिकॉशन ये है कि वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। लेकिन हाँ, उस पर अगर कोई कमीशन अर्न किया है, क्योंकि भाई कोई भी सेकेंड आइटम जितनी मर्जी बार आप बेच सकते हो, ठीक है ना, तो वो जो कमीशन है दैट कमीशन इज ट्रीटेड एज अ न्यू सर्विस, तो वो इंक्लूड होगा, लेकिन वैल्यू ऑफ जो है वो गुड्स इंक्लूड नहीं की जाएगी। सेकेंडली, जो ओन अकाउंट प्रोडक्शन है कि अपने लिए जो आप कर रहे हो, ठीक है ना, वो भी इंक्लूड किया जाता है। और इसीलिए जो इम्प्यूटेड वैल्यू है, यानी जो गुड्स आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको भी आप इंक्लूड करेंगे। और वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स तो आप देखो माइनस करते ही हैं, तो यानी इट इज़ नॉट टेकन इनटू अकाउंट। और अगर आप अपनी ही रेंटेड प्रेमाइजेज में काम कर रहे हैं, मतलब आपकी जगह है, आप अपनी जगह पे काम कर रहे हो, तो आपको वैसे तो रेंट नहीं देना, बट उसीलिए उस रेंट को हम इम्प्यूटेड रेंट कहते हैं, तो वो इंक्लूड करना चाहिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि भाई आपको मुनाफा हो रहा है या नुकसान। उसी तरह से अगर कोई सर्विसेज हैं फॉर सेल्फ कंजम्पशन, उनको हम कंसिडर नहीं करते, और नहीं करने का पर्पज़ यही होता है बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एक्चुअली टू कैलकुलेट देम इन मॉनेटरी वैल्यूज़, तो इसीलिए उसको कंसिडर नहीं किया जाता। जैसे अब आप देखते हैं हाउस वाइफ की सर्विसेज हैं, आपके मॉम जो है घर में अगर खाना बनाती हैं, तो अब हम उनको मॉनेटरी टर्म्स में उनकी सर्विसेज को एनालाइज नहीं कर सकते। तो इस तरह की सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन उनको इंक्लूड नहीं किया जाता, राइट? तो आई बिलीव आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ आई होगी। आप उसको देखिए, बार बार देखिए, और जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि इसका जो वीडियो है हमारा इसका जो नोट्स है, जो प्रेजेंटेशन है, वो हमारी वेबसाइट पे भी है, आप वहाँ से एज नोट्स उनको यूज़ कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को भी बताइए जिससे वो भी इस चीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।